हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोगों की पढ़ाई लिखाई याद करना प्रिपरेशन की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। चलिए, तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक डिफरेंस समझाया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और मैं आज आप लोगों को क्लासिफिकेशन में एक बेसिक स्टडीज लेके चलेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात तो क्लासिफिकेशन है क्या, कैसे इसको हम डिफाइन करें। तो बायोलॉजिकली क्लासिफिकेशन जो होता है बेटा, ये क्या है, एक तरीके का अरेंजमेंट है स्पीशीज का, है ना। जब आपने स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे आइडेंटिफाई किया आपने, उसके कुछ कैरेक्टर्स को देख के। तो जिन कैरेक्टर्स को देख के आपने किसी स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है, वो जो पैटर्न कहलाता है, वो पैटर्न क्या कहलाता है बच्चा, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए जरा सा, ये क्या है, एक तरीके का साइंटिफिक अरेंजमेंट है। किसका, किसी ऑर्गेनिज्म का। कैसा अरेंजमेंट है, हायरार्किकल, हायरार्की की सीरीज का अरेंजमेंट है। मतलब छोटे से बड़े पैटर्न की तरफ, छोटे से बड़े ग्रुप्स की तरफ आप मूव करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका मन मर्जी कर गया तो मूव कर गए, नहीं। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये जो आपने अरेंजमेंट फॉलो किया है छोटे से बड़े की तरफ, ये अरेंजमेंट का पैटर्न क्या कहलाता है बेटा, हायरार्की अरेंजमेंट। बात समझ में आ रही है। तो यही क्या करता है, यही अरेंजमेंट क्या कहलाता है बेटा, क्लासिफिकेशन। जैसे आप देख भी रहे हो, क्या देख रहे हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक अरेंजमेंट of the organism in the hierarchical series of group and the subgroup of the basis of similarity and the differences in their trait, so bring their relations, it's just like a arranging a book। यानी कि अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो इसको ऐसे समझ लो। जैसे मान लो आपके घर में एक आपकी अलमारी है, हम सबके घर में होती है ना। आपकी अलमारी में क्या, आपके पास बुक्स हैं पढ़ने के लिए। आपके पास दो केसेस हैं, मुझे बताने हैं आपको, ये क्या है। केस नंबर 1, आपने क्या किया, सारी जितनी भी अलमारी है, सारी एक अलमारी के अंदर जितनी भी आपके पास किताबें, आपने किताबें क्या कर दी, उसके अंदर ठूस के भर दी, है ना। केस नंबर 2, आपने क्या किया, किताबें ली, आपने किताबों को एक सिस्टमैटिक पैटर्न में रखा कि भाई हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, फिजिक्स की अलग, मैथ्स की अलग, बायोलॉजी की अलग। बायोलॉजी तो क्योंकि हम ज्यादा पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपने जोलॉजी की अलग, बॉटनी की अलग, मॉड्यूल्स को अलग, रफ कॉपी को अलग, नोट्स को अलग, है ना। आपने एकदम अलग 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 तरीके से रखा हुआ। अब आप मुझे बड़े आराम से बताइए, केस ए में या केस बी में अगर आपको कोई किताब ढूंढनी है तो आप कहाँ जाएंगे, ए में या बी में जाएंगे, और आपको इजीली कहाँ मिल जाएगी किताब। बेसिकली सवाल ये है कि आप इजीली अपनी किताब कहाँ से ढूंढ के ले आएंगे, केस ए से ले आएंगे या बी से ले आएंगे। ऑफ कोर्स आई कंप्लीटली अग्री कि आपका आंसर यहाँ होना चाहिए कि मैम हम बी वाले केस से, जो बहुत सिस्टमैटिक पैटर्न है बुक्स का जो हमने अरेंज करके रखा है, वहां से अपनी कोई भी किताब अगर हमें ढूंढनी है तो बहुत इजीली ले आएंगे। तो ये जो अरेंजमेंट बुक का है ना, इसी अरेंजमेंट पैटर्न को आप क्या मान के चलिए कि जो पैटर्न है, यही पैटर्न किसका है बच्चा, क्लासिफिकेशन का पैटर्न है। कि जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो आपने क्या किया, जो उसके ग्रुप्स हैं, जो उसके सब ग्रुप्स हैं, तो आपने उनको सिस्टमैटिक तरीके से रखा हुआ, और सिस्टमैटिक तरीके से आप उसको क्या कर रहे हैं, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टडी का पैटर्न ही क्या कहलाता है बेटा, क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरा बेटा, क्लासिफिकेशन। तो अगला टर्म हम इसी के अंदर देख रहे हैं कि भाई क्यों जरूरत पड़ गई इस क्लासिफिकेशन की। अच्छा खासा चल तो रहा है, क्या जरूरत है सिस्टमैटिक तरीके से किताबों को रखने की, अरे ऐसी भर तो दी, बढ़िया है, आराम से समय बच रहा है हमारा। तो नहीं, इसकी बहुत जरूरत है, सिस्टमैटिक किताबों को लगाना बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है, देखो जरा सा। सबसे पहले तो इट्स नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिना क्लासिफाई करे आप कहाँ रखोगे, कि कैसे बताओगे कि इसका ये कैरेक्टर है, ये इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, या ये इसका अनाटॉमिकल कैरेक्टर है, कैसे बताओगे, ये बात नहीं बता पाओगे ना। तो ये बताने के लिए कि भाई ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है, ऑर्गेनिज्म की क्या क्या अवेलेबिलिटी है, तो ये अवेलेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास सिनेरियोज होते हैं बच्चे, ये सिनेरियोज ही क्या कहलाते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन। क्या कहलाते हैं मेरा बेटा, क्लासिफिकेशन। ठीक है, दूसरी बड़ी बात क्या याद रखेंगे आप लोग, कि करेक्ट एफिनिटी। भाई जितनी सोच के देखो, हमारे अर्थ पे कितनी सारी स्पीशीज है, हमें कैसे पता ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो जब हम करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करें, करेक्ट सीक्वेंस को पकड़ पाए, करेक्ट सीक्वेंस की स्टडी कर पाए, तो करेक्ट सीक्वेंस को जितना ज्यादा हम करेक्टली रखेंगे अपने क्लासिफिकेशन में, उतनी ज्यादा हमारी स्टडीज कैसी होंगी, इजी होंगी। बात समझ पा रहे हो। तो एफिनिटी कैसी हो, करेक्ट हो पाए, इस वजह से भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं।
स्टडी ऑफ फॉसिल्स रिक्वायर अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि भाई जब आप फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं तो फॉसिल्स की स्टडी भी क्या बताती है, क्लासिफिकेशन का प्रॉपर डीमोग्राफिक चेंज बताते हैं कि भाई जितना ज्यादा आपका फॉसिल्स है, फॉसिल अगर आप मान लीजिए बहुत पुराना फॉसिल आपको मिला है तो पुराने फॉसिल को आप स्टडी करने के बाद एक दिमाग में आइडिया लगा पाओगे, अच्छा क्लासिफिकेशन के पैटर्न में से इस किंगडम में रखा गया था, इसे फाइलम में रखा गया, इस डिवीजन में रखा गया, है ना। तो इससे क्या होंगी, आपकी स्टडी और ज्यादा कन्वीनियंट होती चली जाएंगी। आ रही है ना बात समझ में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं जरा सा, इट हेल्प इन इवोल्यूशनरी पाथवे। अरे भाई जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आपका जो इवोल्यूशनरी पाथवे है, जो आपके एंसेस्टर कैरेक्टर्स हैं, आपके एंसेस्टर रिलेशंस हैं, आपके एंसेस्टर पॉइंट है, वो आपको इजीली पता चलते चले जाएंगे कि भाई कौन सी स्पीशीज है, किस जीनस से रिलेटेड है ना, या क्या कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर, कैसे कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, अनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो जितने ज्यादा कैरेक्टर्स के बारे में आप क्लियरली पढ़ते चले जाएंगे उतनी ही ज्यादा चीजें आपको क्या होती चली जाएंगी, क्लियर होती चली जाएंगी। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा, रिकॉग्निशन ऑफ कंप्लीट स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जितनी ज्यादा आप क्लासिफिकेशन में डेप्थ में स्टडी और करेक्टली स्टडी पढ़ते चले जाएंगे, तो ये जितनी स्टडीज आप पढ़ रहे हैं ये आप रिकॉग्निशन करते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नई स्पीशीज को आप पहचानते चले जाएंगे, रिकॉग्नाइज करते चले जाएंगे। जितना ज्यादा आप क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, जितना डेप्थ में आप क्लासिफिकेशन को पढ़ पाएंगे, उतनी ही ज्यादा आप नए कैरेक्टर को पहचान पाएंगे। जितने ज्यादा नए कैरेक्टर को आप पहचानेंगे उतनी ही ज्यादा नई स्पीशीज को आप पहचान पाएंगे। अरे सोच के देखो, आपको एक स्पीशीज मिली ए, एक स्पीशीज मिली आपको बी, तो आप दोनों में डिफरेंस कैसे कर पाए, आप दोनों में डिफरेंस जब कर पाए जब आपने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कुछ बोलो, उधर बैठे हुए हो कमर पे बिल्कुल दीवार से सट के बैठ जाते हो, हाँ ना रिस्पॉन्स किया करो। समझ में आ रही है नहीं आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, कि भाई जो आप सिस्टम बना रहे हैं इसका आइडेंटिफिकेशन भी क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। बल्कि दोनों ही स्पीशीज के लिए आइडेंटिफिकेशन इजी होना चाहिए, नोन स्पीशीज के लिए भी और अननोन स्पीशीज के लिए भी। तो जितना ज्यादा आइडेंटिफिकेशन आप इजी रखेंगे उतना ही ज्यादा आपका क्लासिफिकेशन इजी होगा, जितना ज्यादा आपका क्लासिफिकेशन इजी होगा उतनी ही ज्यादा आपकी स्टडीज कैसी होती चली जाएंगी, कन्वीनियंट होती चली जाएंगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर हो पा रही है चीजें या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा, ब्रिंगिंग आउट द नेचुरल रिलेशनशिप of preparation of phylogenetic systems out of natural relations and preparations of phylogenetic system of classification on the basis of resemblance and the relationship of organism। जब आप जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो भाई आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा तो आप कॉमन सी बातें सोच के देखो, आप एक बात और पता कर सकते हो, एक डिफरेंस मतलब कि भाई पहले ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है ना। दूसरा, पहले ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज है ना, दोनों एक दूसरे से रिजेंबल कैसे कर रहे हैं, यानी सिमिलैरिटीज क्या क्या है दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। और ये डिफरेंस सिर्फ एक पॉइंट पे पता नहीं लगते, ये डिफरेंस हर पॉइंट पे पता लगते हैं। कौन कौन से पॉइंट पे मैम, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, है ना, इवोल्यूशनरी। तो ये सारे पैटर्न पे आपको क्या पता चलता चला जाता है, एक डिफरेंस आपको पता चलते चले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आज हमने क्या देखा, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की क्यों हमें जरूरत है। इसका सबसे बेसिक आंसर, सबसे सरल चीज जो हमें दिमाग में रखनी कि भाई हमें हमारी स्टडी को क्या करना है, कन्वीनियंट करना है। जितनी ज्यादा हम स्टडीज को कन्वीनियंट करेंगे, जितनी ज्यादा हम चीजों को सेपरेट करते चलेंगे, अलग अलग ग्रुप बनाते चलेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारे साथ क्या होती चली जाएंगी, स्टडी इजी होती चली जाएंगी। सोच के चलो, मैंने आपको बहुत पुराने लेक्चर्स में ये बात बताई थी कि हमारी अर्थ पे 1.7 से 1.8 मिलियन नॉन स्पीशीज है। तो सोच के देखो, इतनी सारी स्पीशीज के कैरेक्टर्स याद रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई जितनी भी स्पीशीज के कैरेक्टर लगभग सेम है उनको क्या किया, एक अलग किंगडम में रख दिया, अलग फाइलम में रख दिया, जिसके बाद जिनके अंदर डिफरेंस आ रही है उनके लिए अलग सिनेरियोज बना दिए। बात समझ में आ रही है। इसको और ऐसे एक बेसिक एग्जाम्पल ले लो, तुम सब स्कूल में पढ़ते हो, है ना, मान लो तुम सब 11th क्लास में पढ़ते हो, तो तुम्हारी क्लास में 11th क्लास में भी सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए हो सकता है क्लास के सबसे अच्छे, स्कूल के सबसे अच्छे बच्चे 11th क्लास के सेक्शन ए में हो सकता है हल्का सा डम्बो बच्चा बी में हो, फिर सी में हो, फिर डी में हो। इस तरीके से उन्होंने बच्चों को आइडेंटिफाई किया हुआ है।
समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? ऐसे ही क्लासिफिकेशन में भी क्या किया जाता है बेटा, क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, कौन कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे, हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल, अनाटॉमिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर हो पा रही है ये बात, समझ में आ रही है, क्लियर है चीजें? तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे। आज हमने ये जो 2 टॉपिक पढ़े हैं इनको वापस से एक बार रिवाइज करिएगा, कहीं कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जरूर से अपना डाउट लिखिएगा, मैं जरूर से रिप्लाई दूंगी। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।